नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्ट एंड कंप्यूटर ट्रेनिंग एकेडमी में। दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए डिक्टेशन लेकर आए हैं विधानसभा रिपोर्टर की डिक्टेशन, जो कि 140 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। और दोस्तों, यह डिक्टेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं आगामी विधानसभा की परीक्षाओं के लिए। उच्च गति आशुलिपि विधानसभा रिपोर्टर डिक्टेशन 140 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन बोली जाएगी। और दोस्तों, इस डिक्टेशन का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल धनराज शॉर्ट हैंड एकेडमी पर मिल जाएगा, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इस डिक्टेशन का PDF शेयर कर दूंगा, तो आप वहां से भी इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, अभी अभी जो प्रस्ताव हम लोगों के सामने इस सदन में रखा गया वह एक सचमुच में विचारणीय विषय है। आज हमारे देश की हालत किसी से छिपी नहीं। हर आदमी जानता है कि देश के कई भागों में वर्षा नहीं हुई। इसके कारण देश के कई हिस्सों में, जिनमें कि बिहार प्रमुख है, अकाल जैसी स्थिति पैदा हो गई है। चाहे हम इस बात से कितना भी इनकार क्यों न करें कि अभी तक भूख से किसी आदमी की मृत्यु नहीं हुई है, लेकिन यह बिल्कुल ठीक है कि ऐसी स्थिति होने में कोई कसर नहीं रह गई है। आप यह समझ लीजिए कि किसी दिन भी आपको ऐसा अवसर मिल सकता है कि अमुक स्थान में भूख से इतने आदमियों की मृत्यु हो गई और इतने पशु समाप्त हो गए। पैरा, मैंने स्वयं इन इलाकों का दौरा किया है, करीब करीब हर गांव और कस्बे को देखा है। मैं जहां भी गया हूं वहीं एक जैसी दुख भरी कहानी सुनने को मिली। हर ग्रामवासी के मुंह पर एक ही शिकायत है कि इस साल हमारा क्या होगा। उनके पास अनाज का भंडार समाप्त हो गया है, पशुओं के चारे की व्यवस्था नहीं है और सरकार द्वारा कोई उचित प्रबंध अभी तक नहीं हुआ। बेशक सस्ते गल्ले की बहुत सारी दुकानें खोलकर सरकार ने इस दिशा में एक सराहनीय कदम उठाया है, किंतु यह दुकानें अभी बहुत कम संख्या में हैं और गांवों से बहुत दूर भी है। इन दुकानों की दूरी और भी इसलिए अखरती है क्योंकि आजकल पानी न होने से ग्रामवासी और मेहनत मजदूरी की तलाश में लगे रहते हैं। ऐसे समय यदि उन्हें अनाज प्राप्त करने के लिए अपने गांव से मीलों दूर जाना पड़े और उनके आने जाने में ही पूरा दिन समाप्त हो जाए, तो फिर आप ही बताइए वे बेचारे क्या करें। इसलिए जहां हम एक और यह ध्यान दे रहे हैं कि सस्ते अनाज की दुकानें खोली जावें, वहां दूसरी ओर यह भी आवश्यक है कि इन दुकानों की दूरी 1-2 मील से अधिक न हो, भले ही इसके लिए हमें कुछ अधिक दुकानें खोलनी पड़े। यह एक बहुत ही आवश्यक बात है और हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। ऐसा करने से हो सकता है कि कुछ अधिक खर्च भी हो, लेकिन ऐसा न करने से काम न चलेगा। पैरा, अंग्रेजी को राष्ट्रभाषाओं की सूची में सम्मिलित करने के लिए जो सुझाव सदन के सामने आया है, उसका विरोध हम इसीलिए नहीं कर रहे हैं कि हमें किसी भाषा से दुश्मनी है। हम यदि अंग्रेजी भाषा के आधार पर विद्वान बने हैं तो यही कहकर कि हम उसी के द्वारा बने रह सकते हैं। हिंदी के पीछे रखना उचित नहीं है। यह भ्रम सारे देश में फैलाया जा रहा है कि हिंदी से हमारी प्रगति नहीं हो सकती है। इसके विपरीत मैं देखता हूँ कि देश को यदि कोई भाषा 2 भागों में बांट रही है तो वह अंग्रेजी भाषा ही है। जिनको हिंदी नहीं आती वे समझते हैं कि हिंदी पढ़े लिखे लोगों उन पर हावी हो जाएंगे। मेरी समझ में तो यह बात नहीं आती। जो आदमी विदेशी भाषा का पंडित बन सकता है, उसे हिंदी का साधारण ज्ञान प्राप्त करने में कौन सी कठिनाई आ सकती है। हिंदी तो इतनी सरल भाषा है कि थोड़े से संपर्क से ही आदमी हिंदी जान लेता है और अपने भाव प्रकट कर लेता है। ऐसी अवस्था में यदि
हिंदी राष्ट्रभाषा का स्थान ग्रहण करती है तो हमारा अंग्रेजी से संबंध टूटने वाला नहीं है। हमारे देश की अपनी एक भाषा होती है जिससे लोगों के विचारों का आदान प्रदान होता है और वे अपनी समस्याओं को समझते हुए उन्हें सुलझाते हुए आगे बढ़ सके। वह भाषा वही हो सकती है जिसको देश के अधिक से अधिक लोग समझ, बोल और लिख सके। इस देश में केवल हिंदी को ही ऐसा स्थान प्राप्त हुआ है, फिर हमें हिंदी को देश की राष्ट्रभाषा बनाने के लिए क्यों आपत्ति है? यदि हम इस प्रस्ताव को, जो कि हमारे सामने पेश है, स्वीकार करते हैं तो मेरा यह निश्चित मत है कि जिस दास्ता के बंधन से हम निकलने की कोशिश कर रहे हैं उससे हम नहीं निकल पाएंगे। अंत में मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है कि वे केवल अपनी पार्टी की आज्ञा को न देखें बल्कि अपनी बुद्धि से काम लें और इस प्रस्ताव का विरोध करें। यदि यह प्रस्ताव पास हो जाता है, जो कि बाद में कानून बनाने वाला है, तो वह आज़ादी जो हमने 200 सालों के बाद प्राप्त की है उसके फलने फूलने में बाधा आ सकती है। मैं सदस्य महोदय से भी प्रार्थना करूंगा कि वह अपना प्रस्ताव वापस लें। पैरा अध्यक्ष महोदय, मैं आपका कृतज्ञ हूं कि आपने मुझे इस अवसर पर बोलने की आज्ञा दी। यह महत्वपूर्ण प्रस्ताव आज दिल्ली के सामने ही नहीं बल्कि हमारे देश के सामने है। पिछले 2-2.5 साल से बराबर हम इस पर विचार करते आ रहे हैं और यह सोच रहे हैं कि हमारे देश में जो असमानताएं हैं उनको किस प्रकार से दूर किया जाए। हमारे देश में करोड़ों जनता ऐसी है जिनको आराम से खाना नहीं मिलता, कपड़ा नहीं मिलता, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है और जीवन की जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं जो सबको मिलनी ही चाहिए वह नहीं मिलती है। ऐसे लोगों को किस प्रकार से सहायता पहुंचाई जाए, यह प्रश्न आज हमारे सामने है। इस संबंध में जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि हमारे देश में जो सबसे प्रमुख पार्टी कांग्रेस पार्टी वह इस प्रकार के आयोजनों को आगे बढ़ा रही है। इस बात पर कई महीनों से विचार हो रहा है। कई राज्यों में बिल की शक्ल में जो चीज़ें सामने आई है और सबने देश के हित को सामने रखते हुए इस मामले को अभी स्थगित कर रखा हुआ है। पैरा, लेकिन सब लोग जानते हैं कि किसी भी देश में अगर सामाजिक न्याय की बुनियाद न डाली जाए तो उस देश की आज़ादी पूरी नहीं मानी जाती है। ऐसी स्थिति में हम इस देश में एक बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। हमारे देश में एक असमानता कम हो, जनता के अंदर संतोष बढ़े, उसकी गरीबी, बेकारी और बेरोजगारी दूर हो और ये चीज़ें जो हमारे सामने डरावनी शक्ल में मौजूद हैं उनको किस प्रकार से मिटाया जाए, यह सवाल आज हमारे देश के सामने सबसे बड़ा सवाल है। हमारे देश के नेताओं ने यह फैसला किया है कि सारे हिंदुस्तान में अचल संपत्ति के बारे में कोई कानून बनाया जाए जिससे देश के अंदर जो असमानता है वह दूर हो सके और उसको कम किया जा सके। आज हमारे देश में असमानता एक भयानक रूप में खड़ी है। हालांकि हमारे देश के अंदर आय भी कुछ बढ़ी है, लेकिन इसके बावजूद हमारे देश में वह संतोष नहीं है, वह बुनियादी चीज़ें नहीं हैं जिसके बल पर हम इस देश में असमानता कम कर सकें। यही कारण है कि यह प्रस्ताव आज यहाँ पर लाया गया है। पैरा, देश की आर्थिक अवस्था का जो वितरण वित्त मंत्री जी ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है वह संतोषजनक है। हम देश की आर्थिक अवस्था को मजबूत इसमें दिशा में अग्रसर हो रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ रहा है जिससे आशा की एक झलक दिखाई पड़ रही है। तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान हम एक बहुत बड़ी धनराशि खर्च करने जा रहे हैं। यह भी एक आशाप्रद बात है, लेकिन अध्यक्ष महोदय, पिछले साल भी मैंने वित्त मंत्री जी का ध्यान इस तरफ खींचा था और आज फिर खींचता हूं कि देश की वर्तमान आर्थिक अवस्था का चित्र हमारे सामने रखने के साथ ही साथ उन्हें यह भी बतलाना चाहिए था कि इस देश के अंदर उत्पादन में जो वृद्धि हुई है वह
समाज के किस अंग के किस रूप में उपयोग में लाई गई है। आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी समस्या गरीबी और बेकारी को ख़त्म करना है। ये दोनों बीमारियां हमारे समाज के अंदर कैंसर की बीमारी की तरह से है। आज तक डॉक्टर यह नहीं सोच पाए कि कैंसर की बीमारी के लिए कौन सी दवा उपयुक्त है। उसी तरह वित्त मंत्री जी इस विद्या के विशेषज्ञ होते हुए भी इस बीमारी की असल दवा हमें बतलाने में असमर्थ रहे। यह ठीक है कि बेकारों की बेकारी की समस्या को महसूस करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जैसे जैसे हमारी योजना का काम आगे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे यह पता लगता है कि बेकारी भी उसी गति से बढ़ती जा रही है। गरीबी का सवाल बेकारी की समस्या से जुड़ा हुआ है। अगर लोगों को काम मिलेगा तो बेकारी दूर होगी और देश से गरीबी भी दूर होती जाएगी। पूर्णविराम। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की विधानसभा रिपोर्टर की डिक्टेशन, जो कि 140 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली गई थी। आशा करता है आप सबको डिक्टेशन पसंद आएगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और दोस्तों, इस डिक्टेशन में एक आध जगह पर कुछ मिस्टेक्स थी, वो आपको नेक्स्ट डिक्टेशंस में नहीं मिलेंगी, तो आप कंफ्यूज ना हो।